8 ग्राम, लगभग इतना ही मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरे केस को हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे केस में कॉपर कितना है 2.938 ग्राम और कॉपर ऑक्साइड है 3.672 ग्राम। तो 3 यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट निकालते हैं। इसमें भी कॉपर ऑक्साइड है 3.672 ग्राम में से हमने माइनस किया 2.938 ग्राम, तो हमें मिल गया, ये इतने ग्राम था, हमें मिल गया, यहाँ से माइनस करते हैं कितना निकलेगा, को कैलकुलेट करिए, शायद 0.734 शायद इतने ग्राम बनेगा। हमने दोनों केसेस में ऑक्सीजन का अमाउंट निकाल लिया, जो कुछ इस प्रकार से है। अगर ये डेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है तो दोनों ही केसेस में जो रेशियो है वो सेम आएगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा इन सारे एग्जांपल्स में कि कोई भी कंपाउंड अगर किसी भी सोर्स से आए तो उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, कंपोजिशन जो होती है रिमेंस कांस्टेंट, सेम रहती है। तो हमें क्या दर्शाना है, इसकी कंपोजिशन सेम दिखानी है, कांस्टेंट दिखानी, उसके लिए रेशियो सेम दिखाना होगा। किसका रेशियो दिखाना होगा से, अरे जिसका ये बना होता है। अब ये कॉपर ऑक्साइड किसकी बनी है, कॉपर और ऑक्सीजन की, तो हमें रेशियो किसका दिखाना है, कॉपर और ऑक्सीजन के रेशियो को शो करना है। तो इसीलिए तो हमने इस ऑक्सीजन को यहाँ पर कैलकुलेट किया, ऑक्सीजन को कैलकुलेट किया और ये ऑक्सीजन का अमाउंट निकल आया इसमें माइनस करके। अगर इनका रेशियो निकालें, पहले केस में रेशियो निकालें कॉपर और ऑक्सीजन का, यानी इस केस में रेशियो कॉपर और ऑक्सीजन का, तो रेशियो निकालते हैं, क्या मिल जाएगा हमको, कॉपर का अमाउंट कितना है 1.039, रेशियो निकालते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसका अमाउंट कितना निकला है 0.258। अब इसको अगर रेशियो सॉल्व किया जाए तो लगभग ये निकल कर आ जाएगा 3.99 समथिंग, यही बनेगा इसका, अगर सॉल्व करो, सॉल्व करके निकल आएगा 3.99 रेशियो 1। अब ये 3.99 अप्रॉक्सीमेटली कितनी है 4 के समथिंग, तो हम इसको लिख सकते हैं 4:1। अब ये जो रेशियो निकल कर आया किसका आया, कॉपर ऑक्साइड का, जिसमें से ये हमारे पास जो पहले अमाउंट लिखा है ये किसका है, कॉपर का, और ये है ऑक्सीजन का। तो कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हो जाएगा 4:1। कहाँ से, पहले डेटा से जो हमें ये दिया गया। दूसरे डेटा से हम निकाल के देखते हैं, दूसरे डेटा से इससे निकाल के देखते हैं कॉपर और ऑक्सीजन का। कॉपर कितना है दूसरे डेटा में 2.938, रेशियो निकालते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कितनी ऑक्सीजन निकल कर आई माइनस करने पर 0.734। अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो लगभग निकलेगा 4:1। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर से इसे निकाल सकते हैं 4:1। आप बताओ दोनों केसेस में रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, रेशियो में कोई अंतर नहीं। तो ये क्या शो कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को शो कर रहा है, यही तो हमें दर्शाना है। तो लॉ ऑफ, यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस दिस डेटा इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दोनों ही स्थिति में सेम है कि कंपाउंड जो है किसी भी सोर्स से प्राप्त हो उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। कहीं से भी ये हमें प्राप्त हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो आप समझ जाएंगे। इस न्यूमेरिकल के तो हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे के समझा दिया था। ये जोसेफ प्रोस्ट का उन्होंने जो मतलब परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट,
कुप्रिक कार्बोनेट पर, वो भी हमने आपको बताया। एग्जाम्पल लेकर बताया कुप्रिक ऑक्साइड का, जिसमें डेटा लिया, दो अलग अलग जगह पर मिले अमाउंट, दो अलग अलग सिचुएशन में, तो और दोनों ही सिचुएशन में हमने सिद्ध किया कि जो रेशियो निकल कर आ रहा है दैट इज़ द 4:1। और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि लॉ, ये जो डेटा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी क्लियर हुआ। इसी क्रम में हम समझ लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया। डाल्टन क्या कहते थे? डाल्टन कहते थे कि यदि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, यदि इनमें से कोई एक एलिमेंट का मास फिक्स है और दूसरे एलिमेंट का मास वेरी करता है, तो वो ऐसा एक सिंपल होल रेशियो के फॉर्म में ही कर सकता है। इसको और बारीकी समझे, एग्जाम्पल से समझेंगे। यानी डाल्टन के अनुसार क्या था, डाल्टन ने 1803 में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया। इसमें उन्होंने कहा इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड, if one element combined with fixed mass of another element, then the mass of element bears a simple whole ratio। यानी वो एक सिंपल होल रेशियो में होगा। इसको और सिंपल तरीके से आप समझेंगे। पहले मैं एग्जाम्पल ही लेता हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है H2 plus O2 टू फॉर्म H2O। इस इक्वेशन को हम सबसे पहले बैलेंस कर देते हैं, दो इधर लगा दिए और दो इधर लगा दिए, इक्वेशन हो गई बैलेंस। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बना रही है। दूसरी तरफ हम एक और इक्वेशन लिखते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O2, दैट इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इन दोनों केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होने से दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। पहले वाटर बन रहा है और दूसरा बन रहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एलिमेंट सेम है लेकिन कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, कॉम्पोजिशन बदल गई इनकी, और कॉम्पोजिशन बदल गई तो कंपाउंड बदल गए। यहाँ से हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हालांकि एलिमेंट क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही दोनों एलिमेंट वाटर बना रहे हैं, यही दोनों एलिमेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं। दोनों ही कंपाउंड बहुत अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस है। तो कंपाउंड ही बदल जाता है अगर कंपोजिशन बदल जाती है, जैसा कि हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में देखा। यानी कंपोजिशन चेंज तो कंपाउंड चेंज। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। अब इसमें मान लिया हाइड्रोजन का 2 यूनिट मास कंबाइन करता है 16 यूनिट मास ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 18 यूनिट मास ऑफ वाटर। दूसरी केसेस में समझ लीजिए 2 यूनिट मास मान लिया किसका, हाइड्रोजन का कंबाइन करता है 32 यूनिट मास ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 34 यूनिट मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन दोनों ही सिचुएशन को आप समझिए। हमारे पास डेटा है, पहला डेटा है वाटर बनने का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से, दूसरा डेटा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने का। दोनों ही डेटा में आप देख सकते हैं कि पहले 2 यूनिट हाइड्रोजन 16 यूनिट ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो 18 यूनिट वाटर बनता है। दूसरे वाले में 2 यूनिट हाइड्रोजन 32 यूनिट ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। इन दोनों ही रिएक्शन में
फिक्स्ड मास किसका है? हाइड्रोजन का, दैट इज 2 यूनिट। हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास है, वेरी मास किसका कर रहा है? ऑक्सीजन का 16 यूनिट और 32 यूनिट, ये वेरी कर रहा है। तो डाल्टन्स का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, यानी यदि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, यदि एक का मास फिक्स है तो दूसरा एलिमेंट जो कंपाउंड बना रहा है वो उसका मास जो है सिंपल होल रेशियो में ही कंबाइन करेगा। यहाँ से हम देखते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2 यूनिट, दैट इज द फिक्स्ड, दोनों में फिक्स्ड है। ऑक्सीजन का मास पहले केस में क्या है? 16 यूनिट, दूसरे केस में क्या है? 32 यूनिट, दैट बैरी, ये बैरी करता। अब इसका अगर रेशियो निकाला जाए तो कितना निकलेगा? 16 डिवाइडेड बाई 32, दैट इज द 1:2, यानी 1/2, 1:2। ये क्या है? दिस इज द सिंपल होल रेशियो, सिंपल होल रेशियो। डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ से क्लियर हुआ। हम अभी 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे, उससे और अच्छे से समझ जाओगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम मास लेते हैं, एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर देते हैं, दूसरे एलिमेंट का मास जो वेरी करता है उसके सभी मासों का एक रेशियो ले लेते हैं। यानी एक का मास फिक्स कर दिया हमने, एक कंपाउंड का, एक एलिमेंट का जो कंपाउंड बना रहा है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर फिक्स कर दिया 2 यूनिट। तो अब जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास वेरी कर रहा है, और उस वेरी करते हुए मास का हमने रेशियो लिया, तो जो रेशियो निकलेगा वो सिंपल होल रेशियो ही निकलेगा, होल नंबर में ही रेशियो आना चाहिए। ये कहते हैं जॉन डाल्टन, उन्होंने 1803 में ये लॉ दिया था। इसको हम एक नाइट्रोजन के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो वो भी आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। एक डेटा लेते हैं कि जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग कंपाउंड बनाती है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे वैलिडेट होता है। यहाँ पर हम चलिए पहले मिटालते हैं, उसके बाद लिखते हैं। यहाँ इसको मिटाल देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। देखिए यहाँ हमने ले लिया नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, और ये ले ली ऑक्सीजन। इसका हम एक डेटा तैयार कर ले रहे हैं। डाई नाइट्रोजन का डेटा हमने लिया 14 यूनिट, 14 यूनिट, 28 यूनिट और 28 यूनिट। 14 यूनिट के साथ ऑक्सीजन का मास मान लिया हमने कंबाइन करता है 16 यूनिट, इसके साथ कंबाइन करता है 32 यूनिट, इसके साथ कंबाइन करता 32 यूनिट, इसके साथ कंबाइन करता 80 यूनिट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको और आसानी से समझ सकते हो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया, उनके अनुसार मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करती हैं, और अभिक्रिया करके 4 कंपाउंड बनाती हैं। अब 4 कंपाउंड है, मोर देन 1 है, यानी एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वहीं लगता है जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनते हैं। अब सिंगल कंपाउंड के लिए मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं लगता है। सिंगल है तो क्या मतलब है मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो मल्टीपल के लिए होता है मतलब 2 या 2 से अधिक। अब यहाँ पर 2 से तो अधिक बन रहे हैं, 1 से तो अधिक ही बन रहा है। कितने बन रहा है? 1, 2, 3, 4, तो 4 प्रकार के कंपाउंड बन रहे हैं। और 4 प्रकार के ये जो कंपाउंड है, इन चारों कंपाउंड्स में देख सकते हैं ये एक डेटा दिया गया है। यहाँ पर हमें एक का मास फिक्स करना होगा। अब एक का मास फिक्स किसका कर सकते हैं? नाइट्रोजन का मास फिक्स हम कर सकते हैं, शायद इसका फिक्स करना मुश्किल है। नाइट्रोजन का मास अगर फिक्स है तो इसका मास वेरी करेगा। इसका फिक्स करने के लिए हमें करना क्या है? हमें डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर।
अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से इधर भी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डेटा क्या मिला, 28 यूनिट हो जाएगा, ये भी 28 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो क्या मिलेगा, 32 यूनिट हो जाएगा और ये 64 यूनिट हो जाएगा और ये 32 यूनिट हो जाएगा और ये 80 यूनिट हो जाएगा, 80 यूनिट। ये आपको फिक्स मिल रहा है, ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का मास हमने कर दिया फिक्स्ड। अब फिक्स्ड मास, अब बैरी मास किसका कर रहा है, ऑक्सीजन का, वो कुछ इस तरीके से। अब ये जो बैरी मास कर रहा है दैट शुड बी इन सिंपल होल रेशियो। अगर इनको डिवाइड किया जाए, इनमें सबसे छोटा नंबर कितना था, 16, 16 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 5। तो 2:4:2:5, यानी जो ऑक्सीजन है दैट बियर्स अ सिंपल होल रेशियो एज 2:4:2:5, यानी ये इंडिकेट करता है डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ से वैलिडेट होता है, क्लियर होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंपाउंड का मास फिक्स कर देते हैं और जब एक कंपाउंड का मास फिक्स कर दिया जाता है तो दूसरे कंपाउंड का मास एक सिंपल होल रेशियो में होता है। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। अब बाकी बचे हुए जो गे-लोसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, एवोगैड्रो लॉ है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, अगली क्लास में। और ये क्लास बड़ी हो रही है तो इसको यहीं पर रोकेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और हर डाउट क्लियर हुई होगी और कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद, नमस्कार।